हम्म। राम, आवाज आ रही है? चलिए, मैं बढ़िया हूँ यार बेटा, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। ओके, तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमको करना उसी में थोड़ा सा और है, एक दो टाइप के एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, तो वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बोल भी दिया था कि एक तो बाईसाइक्लो टाइप, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर क्या होता है बच्चों, एक जैसे क्या होता है, मैं एक स्ट्रक्चर ये लिखता हूं और एक नॉर्मल वाला लिखता हूं, है ना। सबसे पहले तो हम दोनों के अंदर नंबर ऑफ कायरल एटम कैलकुलेट करते हैं। टेस्ट का सिलेबस तो आप लोगों के पास भेज दिया यार बच्चों, ग्रुप्स में, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया गया टेस्ट का सिलेबस। आप लोग देखिए, आपके ग्रुप में आ चुका है बेटा, अभी नहीं पहले ही आ चुका है ना। चलिए, तो जल्दी से बताओ, इसके अंदर कितने कायरल एटम है और इसके अंदर कितने कायरल एटम है, मेक इट फास्ट। दोनों में कायरल सेंटर, गुड। देखिए, दिस इज ए कायरल एटम, दिस इज ए कायरल एटम। यहां पर भी हम बात करेंगे तो ये कायरल एटम है, यहां पर ये कायरल एटम है, भाई एक हाइड्रोजन होगा। तो आप देखें यहां पर जो चार बॉन्ड है उसमें नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गलती से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं कायरल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इसको कायरल बनाना है। प्लीज थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, है ना। बात तो उसकी भी करेंगे, बात तो उसकी भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। यस, तो पहले क्या था, पहले जीरो कायरल था, बिल्कुल सही है, जो पहला स्ट्रक्चर हमारा था ना, चलो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हम उसकी भी बात करने वाले हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूं उस चीज को पहले एक बार आप समझ लीजिए, है ना। इधर देखिए, इसमें कायरल एटम, इसमें कायरल एटम, इसमें कायरल एटम। भाई जैसे आपको लग रहा होगा कि सर आपने वो वाला एग्जाम्पल क्यों हटा दिया, क्या होता है, एग्जाम्पल वो भी रखा है पर जो कंफ्यूजन यहाँ पे आता है हम उसको क्लियर करने के लिए इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ इसके अंदर स्ट्रक्चरल सिमेट्री है क्या, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्री नहीं है। क्यों, यहां से जब आप इसको बाइसेट करेंगे, इधर बी आर है, इधर सी एल है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर यहां से बाइसेट करेंगे, सिमेट्री नहीं है। अब अगर हमारे पास सिमेट्री नहीं होती है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम
एक फार्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात की है कि सिमेट्री अगर नहीं है तो फार्मूला आप लगा सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं। इसमें जब हम फार्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू क्योंकि 2 है, यहां पर हमारे पास में जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है उनकी संख्या कितनी आएगी बच्चों, 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4, और m की वैल्यू कितनी आएगी 0। सिमेट्री नहीं है तो m की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता, अच्छा बताओ यहां पर क्या होगा, तो यहां पर a की वैल्यू और m, तो m तो चलो ठीक है मैं लिख देता हूं 0, लेकिन इसमें a की वैल्यू कितनी होगी, हमारा क्वेश्चन ये था। सोच के बताएंगे जरा, a की वैल्यू क्या होगी। यार आप लोग, क्योंकि यहां पर कायरल एटम 2 है, तो आप a की वैल्यू 8 कैसे बता सकते हो। मैं थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज हो रहा हूं कि आप ये वैल्यू 8 कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि फार्मूले में अगर n की जगह पे आप 2 रखते हो जो अनसिमेट्रिकल का है, तो आंसर 4 आना चाहिए। क्या बोलते हो। लेकिन पता है यहां पर a का जो आंसर आता है वो 2, इसका मतलब ये हुआ कि बायसाइक्लो कंपाउंड में कुछ लफड़ा जरूर होगा, बायसाइक्लो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। डबल बॉन्ड भी है तो भैया डबल बॉन्ड से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, वो तो सी डबल बॉन्ड ओ के लिए है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तो बात ही नहीं करना ना बेटा, जीआई थोड़ी शो कर रहा है, सिर्फ ये दो सेंटर है स्टीरियोजेनिक। अब हम यहां पे समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब मेरी बात पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से सुनना और समझना। ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो BrCl है, अपन इनकी पोजीशन इमेजिन करते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं यहां पे 2 पेन। नॉर्मली क्या होगा देखना, एक केस ये दोनों प्लेन के बाहर आपके तरफ, दूसरा केस क्या होगा ये दोनों प्लेन के अंदर पीछे की तरफ, तीसरा केस क्या होगा Br आपकी तरफ Cl अंदर, और चौथा केस क्या होगा Cl आपकी तरफ Br अंदर। क्या आपको ये 4 केस समझ में आए। दोनों BrCl आउट ऑफ द बोर्ड, इन द बोर्ड, एक Br बोर्ड के बाहर Cl अंदर, और एक Cl बाहर Br अंदर, ऐसे 4 केस हैं। यहां देखिए, अब इधर वाले पे आइए। आपको पता है कि Br और Cl दोनों बोर्ड के बाहर, तो ये वाला जो लिंकेज है, ये लिंकेज बोर्ड के अंदर होगा, इस लिंकेज की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मान लीजिए BrCl बोर्ड के अंदर, तो ये जो लिंकेज है ना ये ऐसा है बच्चों, जोड़ा यहां पे इसको जोड़ना है, एक एटम यहां पर है, ऐसा है ये। तो ये अगर मान लीजिए बोर्ड के बाहर मतलब ये आपकी तरफ है, तो BrCl बोर्ड के अंदर है, और अगर ये बोर्ड के अंदर तो BrCl आपकी तरफ है। अब बात यहां पे ये आती है कि अगर मैं एक Br को और एक Cl को ऐसा कर दूं, तो जो बीच का लिंकेज है वो कैसे बनेगा, क्योंकि उसका एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, और दोनों को एक ही एटम से जोड़ना है। क्या आपको ये वाली बात थोड़ी सी समझ में आ पा रही है। मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करता हूं, हालांकि जो मैंने बोला है अगर वो समझ लें आप, तो अपना आज का काम हो गया। इफ यू आर हैविंग Br out of the plane and Cl in the plane, अब ये जो बॉन्ड है ना आपका, जिसको अपन ने यहां पे जोड़ा है, इसकी बात कर रहा हूं। अब देखो यहां Cl अगर मान लो तो ये जाएगा प्लेन के बाहर, और यहां जो है ये जाएगा प्लेन के अंदर। तो अब इन दोनों को जोड़ कैसे सकता हूं मैं, ये तो जुड़ेगा ही नहीं मेरे से। एक ऐसा और एक ऐसा, और दोनों को मेरे को क्या करना है, जोड़ना है, जबकि जोड़ने के लिए ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे में तो जुड़ ही नहीं सकता। शायद आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या था, एक केस दोनों इधर, इसमें एक केस दोनों इधर, इसमें दूसरा केस दोनों अंदर,
इसमें दूसरा केस दोनों अंदर, इसमें तीसरा केस Br बाहर Cl अंदर, इसमें तीसरा केस Br बाहर Cl अंदर नहीं होगा। इसमें चौथा केस Cl बाहर Br अंदर, इसमें चौथा केस नहीं होगा। तो जो ब्रिज हेड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाइसाइक्लो वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें ये जो ब्रिज बना हुआ स्ट्रक्चर है ये हमेशा या तो प्लेन में बाहर आएगा या प्लेन में अंदर रहेगा। पॉइंट समझ में आया क्या? तो बच्चों करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं यहां से ये कायरल एटम आपने लिख ही लिया है, मैं इसको यहां से हटाना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पे आपको बोलता अच्छा बताओ स्टीरियोजेनिक यूनिट टू स्टीरियोजेनिक यूनिट 1, मतलब ये जो बाइसाइक्लो वाले होते हैं ना उसमें ब्रिजहेड को हमेशा दो ब्रिजहेड, दोनों ब्रिजहेड को हमेशा एक यूनिट मानना है। ये ट्रिक हो गई अपनी। रीजन मैंने तुमको पहले समझा दिया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपसे ट्रिक की बात कर रहा हूं। कुछ मत करो, जनरली जो ब्रिजहेड कार्बन है दोनों कायरल है, तो दो कायरल है, पर स्टीरियोजेनिक में उसको एक गिनना। क्यों एक गिनना? क्योंकि उसमें अरेंजमेंट 4 संभव नहीं होते हैं, 2 ही पॉसिबल होते हैं। रीजन लिख लो। रीजन यार बेटा डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो डबल बॉन्ड यहां पर कहां से आएगा यार? एक्चुअली बता, तुम लोग उसमें कुछ तो भी लिख देते हो जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, मीनिंग नहीं निकलता है। अब यहाँ कौन सा डबल बॉन्ड है? सी डबल बॉन्ड हो, ये एक सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी नहीं है उसके अक्रॉस, और यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। अब वहां आपने लिख दिया सिर्फ डबल बॉन्ड। मतलब मैं कोशिश क्या करता पता है कि आपकी हर बात को वहां से उठा करके आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन मीनिंग नहीं निकलेगा तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? ब्रिजहेड कायरल नहीं हुआ तो उसकी बात मैं थोड़ी देर बाद कर रहा हूं बेटा। ब्रिजहेड कायरल उसकी चिंता मत कर, अभी वो ले रखा है मैंने, है ना, उसकी चिंता मत कर। अभी तो अपन इनकी बातें कर रहे हैं बस, कि ब्रिजहेड में अपने को क्या करना है। ब्रिजहेड में दोनों ब्रिजहेड कार्बन अगर कायरल है तो एन गिनते समय उसको एक गिनना। ऐसा रीजन क्या बताया मैंने? नॉर्मल दो कायरल में 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। कौन से 4? 2 उधर, दोनों इधर, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर। ब्रिजहेड में ये वाला और ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसलिए एन में हम उसको एक गिनेंगे। ऐसा एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लो। आ रही बात समझ में? अब ये जो हमारे पास में स्टीरियोजेनिक यूनिट हमने यहां पे निकाली है, स्टीरियोजेनिक यूनिट को हम यहां पर कितना गिनेंगे? एक ही गिनना है, वही मैंने लिखा है यहां। ब्रिजहेड वाले में स्टीरियोजेनिक यूनिट को हम एक ही गिनेंगे, क्योंकि स्टीरियोजेनिक यूनिट का मतलब क्या होता है? किसी यूनिट के अक्रॉस कितने पॉसिबल स्पेस अरेंजमेंट है। इसके अक्रॉस 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो एक यूनिट है, उसको एक ही गिनना है। आ रही बात समझ में? तो रीजन लिखने का क्या है कि दोनों ब्रिजहेड कार्बन पर जो लिंकेज है, इसको लिंकेज बोलते हैं या उसको लिंकेज बोल दो, या तो ये लिंकेज मतलब दिस लिंकेज विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगल प्लेन, तो या तो क्या होगा, प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर, इसलिए वो हमेशा n=1 में काउंट होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। कार्बन तो प्लेन में ही है ना, कौन सा कार्बन प्लेन में? ये प्लेन में थोड़ी ना है भाई, sp3 कार्बन होते हैं ये sp3 कार्बन है। अगर मान लो तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये आउट ऑफ द प्लेन है दोनों, एक उधर होगा तो एक इधर होगा, फिर ये उधर होगा तो उधर हो जाएगा पीछे। आप उसको 3D के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है पर एग्जैक्टली वो 3D होता है ना। चलिए, तो
यहां पर आंसर कितना आया? किसी को लगता है कि यार सर एक काम करो यार, ये तो हम उलझ गए यार, ऐसा मत करो प्लीज। दूसरा तरीका बता रहा हूं। जब भी आपके पास में बाइसाइक्लो कंपाउंड दिया जाए, टोटल आंसर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जब भी बाइसाइक्लो दिया जाए तो टोटल आंसर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आ रही बात समझ में? ये नहीं कितनी n इक्वल टू 2 मान लो कायरल सेंटर, 2 से सवाल बना दो, 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा जो आपको समझ में आ जाए बच्चों। या तो आप n को कम कर लो, या अगर n के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते हो तो आंसर डिवाइडेड बाय 2 कर लो। आइदर ऑफ द टू, आपको किसी को एक को फॉलो करना, दोनों मत कर लेना, नहीं तो पता चले पहले n को भी एक मान लिया और बाद में डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया। भैया 2 बार नहीं, कोई एक। या तो n के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आंसर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, या n की जो वैल्यू है ब्रिज हेड के अक्रॉस 2 की बजाय 1 मानेंगे। ऐसा आप अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से। हाँ, सिर्फ बाइसाइक्लो की बात हो रही है, सिर्फ बाइसाइक्लो के लिए बोल रहा हूं मैं। आइदर ऑफ द टू यू हैव टू फॉलो, कोई भी एक इसमें से आप फॉलो करेंगे। क्या बोला मैंने? या तो 2 ब्रिजेट कायरल एटम को n में 1 काउंट करो, लिख लो ऐसा, या तो 2 कायरल एटम की जगह पर n इक्वल टू 1 काउंट करो, एक केस। नहीं तो ऐसा लिखो, नहीं तो n इक्वल टू 2 काउंट करके आंसर जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 2 करो। अब मैं और नहीं बोलूंगा, इतना आपको आना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का तरीका बस अलग कर दिया है। किसी को क्या समझ में आता है, किसी को क्या समझ में आता है। चलिए, तो ये आपने लिख लिया। अब देखो, मैं इसमें 1 2 3 क्वेश्चन बना के जल्दी से आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं, देख लो। इस क्वेश्चन में अब ये ना, दोनों में से कौन सा मानना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाले से बात करूं, सबसे पहले मुझे बता इसमें कायरल एटम कितने हैं, जल्दी से मुझे बताओ कायरल एटम कितने हैं। कायरल एटम की संख्या, कायरल एटम अलग चीज होती है ना, ध्यान रखना। हम्म, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हटा रहा हूं यहां से मैं। ये वाला एग्जांपल आपने लिख लिया होगा, इसको हटा रहा हूं मैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग एक चीज में भयंकर गलती कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर वो क्या चीज है, चलिए बताता हूं, इसलिए मैंने एग्जांपल ही ले लिया है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक यूनिट, स्टीरियो सेंटर। पता है आपको, तीनों चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि अच्छा बच्चों इसमें बताओ एबीसी का आंसर क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक यूनिट और स्टीरियो सेंटर। जल्दी से इसका जवाब देके बताओ जरा, 3 आंसर आना चाहिए आपके एबीसी के लिए। हाँ, जो भी आंसर देगा उसके आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि ए का 1 होगा, बी का 1 होगा, सी का 1, भले सेम हो तो सेम लिख दो, पर 3 आंसर आना चाहिए एबीसी के लिए।
ठीक है, और सोचो जरा। चलिए, अब आप लोगों ने यहां पे गलतियां कर दी है। स्टीरियोजेनिक का एक और मतलब होता है कायरल सेंटर। स्टीरियोजेनिक का एक और मतलब होता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ध्यान रखना, स्टीरियोजेनिक सेंटर अलग है और यूनिट अलग चीज है। अब ये तो कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है। तो पहले वाले का आंसर कितना आना था? पहले वाले का आंसर आना था 2। ठीक, तो कल आगे अगर कभी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछेंगे तो समझ में आए क्या देखना है? कायरल सेंटर देखना है। अब स्टीरियोजेनिक यूनिट, स्टीरियोजेनिक यूनिट का मतलब होता है हर वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जिसके अक्रॉस स्टीरियो आइसोमर संभव हो। ऑल दोज स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अक्रॉस विच स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसके अक्रॉस स्टीरियो आइसोमर होंगे, कायरल है तो आरएस होगा। इसके अक्रॉस स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कायरल है तो आरएस होगा। इसके अक्रॉस 100% होगा, और इसके अक्रॉस ये जीआई है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक यूनिट में मालूम क्या होता है आपको? कायरल, ज्योमेट्रिकल, सूडो कायरल, ये सब काउंट करना होता है स्टीरियोजेनिक यूनिट। अब देखो, 1 2 3, इसके अक्रॉस दो ही अरेंजमेंट मिलते हैं हमेशा। एक स्टीरियोजेनिक यूनिट जो होती है ना, उसके अक्रॉस 2 अरेंजमेंट मिलते हैं। आ रही बात समझ में? इसके अक्रॉस 2, तो ये हो गया आपका आंसर 4। अब आते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर में क्या बोला था हमने? डेफिनेशन में क्या लिखा था? ऐसा एटम जिसपे अगर मैं 2 ग्रुप को एक्सचेंज कर दूं शुड लीड्स टू नया स्टीरियो आइसोमर। ऐसा एटम जिसके अगर मान लो मैं 2 ग्रुप आपस में बदल दूं तो नया स्टीरियो आइसोमर बनना चाहिए। तो क्योंकि यहां जीआई है, यहां भी अगर एच और मिथाइल की पोजीशन आप एक्सचेंज करोगे ना तो आपको नया मिलेगा। यहां एच और ये पूरा ग्रुप की अगर पोजीशन बदलोगे तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ये वाला एक, ये वाला एक, ये भी एक, ये भी एक, और ये तो एक है ही सही। तो स्टीरियो सेंटर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। ये आपका, मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको इन तीनों को कंपेयर करना आसान हो गया होगा, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग डाउट पूछते हैं। बाकी हाँ, एक डाउट पे से बात है भाई, आप लोग अपने डाउट्स जो है वो LNE सोल्यूशन एक ऐप जो है उसको डाउनलोड करिए और वहां पर आप अपने डाउट डालिए, है ना। और भी दूसरे तरीके से आप पूछ सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, पर एक आपको फैसिलिटी मिली है कि वहां पे आपको आपके जो भी डाउट्स है उसके सोल्यूशंस वगैरह प्रॉपर मिलेंगे। तो आप वहां पर जरूर अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिए जो भी आपके डाउट्स हो। चलिए, तो मेरे हिसाब से तीनों बातें समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो सेंटर नहीं आया यार बेटा, अधिकार तेरे को पूरा है बोलने का, लेकिन स्टीरियो सेंटर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था एग्जाम्पल लेकर के। सोचिए, आप लोग पूछते हो सर चैप्टर कब खत्म होगा, और आप ही लोग जो है एक ही चीज को 3 3 4 4 बार पढ़ते जा रहे हो। हम सोच रहे हैं कि नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम्पल कराया हुआ तुम्हारी कॉपी में यार, एक बार रिवाइज तो करके देखो कॉपी को। क्या बोला था मैंने? डेफिनेशन भी लिखवाई। अब कोई बोलेगा सर एक बार फिर से लिखवाओ यार, क्या बोला था मैंने? एक एटम जिसके अगर मैं 2 बॉन्ड एक्सचेंज कर दूं नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए, वो स्टीरियो सेंटर होता है। इन दोनों को एक्सचेंज करो, ये सी से अभी
इन दोनों को एक्सचेंज करो, क्या मिलेगा? ट्रांस। तो ये एटम, डबल बॉन्ड नहीं, ये एटम स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर एटम के लिए बोलते हैं। इस एटम पे आए, इसको छोड़ दो, इसको छेड़ने दो, इसको छेड़ता हूं। H ऊपर CH3 नीचे, ये अभी C से CH3 नीचे, ट्रांस बन जाएगा। ये एटम, इस एटम के दोनों बॉन्ड को अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो सिस का ट्रांस बन जाएगा, इसके भी दोनों बॉन्ड को एक्सचेंज करूंगा तो सिस का ट्रांस बन जाएगा। तो जो दिया हुआ है उससे नया स्टीरियो आइसोमर बन रहा है उस एटम पे छेड़ने से, तो वो स्टीरियो सेंटर बोला जाता है। यार बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल पॉइंट है। मैं आपको कई बार बोल भी चुका हूं, नहीं आता है ना तो जो अपने घर की जो लैंग्वेज होती है ना उसमें नोट करो ना यार। भैया एक एटम पे दो ग्रुप को बदलने पे नया बनना चाहिए तो वो एटम स्टीरियो सेंटर है, खत्म बात। अपन क्या करते पता, बड़ी बड़ी इंग्लिश की डेफिनेशन बनाते, समझ में अपने को ही नहीं पड़ती पल्ले। सर ने बोला था तो लिख लो, अपन तो नहीं, अपनी कॉपी अपने को पढ़ना है। एग्जाम में कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, एप्लीकेशन पूछ रहा है। अपनी भाषा में जो लैंग्वेज अपने को समझ में आए, एक स्टेटमेंट को तोड़ दो, एक हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, एक घर की भाषा, मतलब तीनों में डिवाइड कर दो, जैसा समझ में आए। लेकिन एक बार ऐसा लिख दो कि मैंने पढ़ लिया उसको, फिर नहीं भूलूंगा मैं। ये आदत डालो नोट्स बनाने की। तो यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड अगर डिफरेंट ग्रुप से जीआई है, मतलब हमेशा दो स्टीरियो सेंटर होगा। तो ये दो, ये दो, ये दो। अब कोई मेरे से पूछे सर इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं, मैं बोलूंगा एक ही एटम, एक ही। कायरल तो हमेशा एक ही काउंट होता है। इसमें कितने हैं, तो देखो इसमें स्टीरियो सेंटर कितने होंगे इसके अंदर, जल्दी से बताओ। एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। स्टीरियो सेंटर 3 है। कायरल को तो स्टीरियो बोलते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है। कौन सा ऐप? LNE सोल्यूशन एक ऐप है बच्चों, तुम लोग के पास मैसेज भी आया होगा, LNE सोल्यूशन है ना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलिए, तो ये मेरे पास में देखो, एक और लाइन बता देता हूं। हर कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होता है, पर हर स्टीरियो सेंटर कायरल नहीं होता है। जैसे इसके अंदर दो स्टीरियो सेंटर है, कायरल नहीं है। हर कायरल सेंटर तो स्टीरियो सेंटर है। 3 कायरल सेंटर, ये तीनों कायरल है, ये 3 स्टीरियो सेंटर भी है। अब ये 3 स्टीरियो सेंटर है, पर मुझे क्वेश्चन करते समय स्टीरियो सेंटर नहीं चाहिए। क्वेश्चन करते समय तो मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन तो मैं इससे करता हूं, क्वेश्चन तो मैं इससे करता हूं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर ब्रिज हेड है तो या तो आप यहां चेंज कर लो, और यहां अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आंसर में बाय 2 कर लो। कैसे? दोनों ब्रिज हेड को लेकर के एक मान लो, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एन की वैल्यू 2 ले ली, अनसिमेट्रिकल है, आंसर आ गया 4। एन की वैल्यू 2 ले ली, आंसर आ गया 4। दूसरा, सर यार ये नहीं जम रहा है, मैंने क्या बोला, 2 तरीके बोले मैंने, दोनों में से एक मानना है। दूसरा तरीका, सर मैं तो एन 3 ही मानूंगा। ठीक है 3 मान ले भाई, आंसर को डिवाइडेड बाय 2 कर दे। अरे सिंपल फंडा है ना बेटा, जब एन को आप एक कम करते हो तो आंसर तो बाय 2 ही हुआ ना। एन की वैल्यू जब एक कम करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जब एक एन कम करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 करो। तो या तो यहां पे आप करेक्शन करो या फिर आंसर डिवाइडेड बाय 2 करो। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4। क्या अब मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई है? बेटा मैंने ब्रिज हेड के लिए बोला है, ब्रिज हेड के लिए बोला है, बाकी जितने भी कायरल दूसरे हैं उनको वैसा ही रहने दो। एक बच्चे ने बोला सर अगर मान लीजिए मैंने यहां पर BR लगा दिया, सर अब बताओ, अब क्या बताऊं, एक ये है एक ये है, इन दोनों की जगह पर एक मानूंगा तो N 3 हो गया, 1 2 3 4 4 मान करके बाय 2 कर दूंगा,
मैंने सिर्फ ये बोला यार, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, ब्रिज हेड के लिए आपको N1 लेना है ना। मतलब देखो होता क्या है, मोर देन 85% बच्चे तो समझ जाते हैं, एक दो बच्चों को समस्या है, लेकिन समस्या किस लिए कि वो जो बातें हैं ना उनको पकड़ नहीं रहे। यहां पर अपने को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके पकड़ में आएगी चीजें, और लिखना भी है कॉपी में। तो चलिए बाईसाइक्लो का निपटारा कर दिया मैंने, इसमें आ जाते हैं बच्चों। अब इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर कितने हैं इसके अंदर, तो लिख रखा अपन ने यहां पे 0 है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कायरल एटम नहीं होना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्या वो? इफ यू डोंट हैव कायरल एटम, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा या करेगा? ऐसा तो नहीं है। बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमने ऐसा कहीं बोला ही नहीं था, हमने तो यह बोला था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो वो कायरल होता है। कायरल एटम से तो हमने कुछ भी नहीं बोला। हमने मीजो बनाया, 2-2 कायरल एटम, 3-3 कायरल एटम, 4-4 कायरल एटम, फिर भी इनएक्टिव। हमने एलिन की बात की, बाइफिनाइल की बात की, कोई कायरल एटम नहीं होता है, फिर भी एक्टिव है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे हमको क्या करना है, हमको यहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखना है। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आप तो जानते हो कि अगर मान लो इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो एक ही केस बनता है पीओएस। पीओएस के अलावा आप कुछ देख ही नहीं सकते, 5 मेंबर रिंग है, इसकी बात नहीं होगी, बाकी तो अपन वैसे भी बना कर चुके हैं। पीओएस है ना इसके अंदर, इसका मतलब ये एक्टिव है। अब अगर ये एक्टिव है तो इसमें अरेंजमेंट कितने होंगे, अभी बोला था मैंने, ब्रिज हेड के अक्रॉस 2 ही अरेंजमेंट होते हैं। इतनी देर से ये तो डिस्कस कर रहे हैं, n = 1 क्यों मानना है। ब्रिज हेड के अक्रॉस 2 ही अरेंजमेंट होते हैं। अब इसके अक्रॉस 2 अरेंजमेंट होंगे, या तो BrCl प्लेन के बाहर रहेगा या प्लेन के अंदर रहेगा। कितने हो गए इसके स्टीरियो आइसोमर, 2, एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मैं ये मान के चलूं कि ये चीज यहां पे अब क्लियर हो गई है? सर Br और Cl को प्लेन में लेकर, अरे भाई यार, अच्छा बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। हाँ ये बात तो एक बिल्कुल सही बोली यार, ये तो दिमाग में ही नहीं आई थी मेरे भी। वेरी गुड। अरे इसमें तो ये 4 मेंबर रिंग है, तो इसमें तो एक ऐसा प्लेन आ जाएगा ना, ये बोर्ड के बाहर होगा, देखो इसको, हाँ बिल्कुल सही है। इस बार मेरे से भी गलती से मिस्टेक हो गया, इधर देखो, सही बोला यार। ऐसा बोर्ड का प्लेन, तो ये और ये बोर्ड के प्लेन में आया, इधर वाला और इधर वाला आइडेंटिकल है, इसमें पीओएस है, दिस इज अकायरल। बिल्कुल सही जवाब, दिस इज अकायरल, क्योंकि उसमें पीओएस है, बोर्ड वाला प्लेन। एकदम सही बेटा। किसने लिखा था यार, एक बार फिर से नाम बता दे तेरा। तन्मय, अरे बहुत बढ़िया, सही है। तो ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। देखो उसमें पीओएस मिल गया है, अगर नहीं मिलता तो अपने को यह पता है कि ब्रिज हेड में 2 अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन यहां तो पीओएस मिल गया अपने को, तो पीओएस मिल गया, बात खत्म हो गई। सर पीओएस कब नहीं मिलता, यहां थोड़ा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, चलो एक बना के देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखते हैं, शायद अपने को ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन हो जाए जिसके अक्रॉस हम लोग इस टाइप से सोच पाए। ये मैंने ले लिया, हाँ पर वो ऐसा नहीं है ना, अगर मान लो ये लेता हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये दोनों कायरल भी हो जाएंगे, होंगे क्या, 1 2 1 2 3 1, हाँ। तो ये चारों डिफरेंट हो गए ना, Cl अलग है, इसमें 3 लिंकेज है, इसमें 1 लिंकेज है, इसमें 2 कार्बन का लिंकेज है, तो ये अलग हो गए, तो कायरल हो गया। हाँ अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर मान लो मैं यहां पर Br लिख देता, अब देखो कायरल तो अभी भी है, कायरल तो अभी भी है, लेकिन पीओएस है, पीओएस है इसलिए मॉलिक्यूल अकायरल है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे अच्छा बताओ इसके अंदर हमको
कोई सा स्टीरियो आइसोमर मिलेगा क्या? तो देखो बच्चों, इसमें जीआई की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप या तो प्लेन में बाहर रहेंगे या प्लेन में अंदर रहेंगे, तो जीआई तो है नहीं। ऑप्टिकल का केस बचता है, और ऑप्टिकल इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर पीओएस है। इस बार ये वाला प्लेन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमने बाइसाइक्लो को लेकर के यहां पे बातें कर ली। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज द एग्जांपल ऑफ बायफिनाइल। पीओएस कैसे है? क्यों यार बेटा, इसमें तो पीओएस सीधे दिख रहा है। ये मेरा जो कार्बन है, इसके यहां से सेंटर से काटा, इस वाले बॉन्ड को बीच में से काटा, और ये वाला जो मेरा कार्बन है यहां पे सेंटर में काटा। बीआर बीआर दोनों या तो प्लेन में इधर होंगे या प्लेन में पीछे होंगे, तो सिमिट्री तो कट रही है, आइडेंटिकल हाफ में कट रहा है, तो इसी को तो पीओएस बोल रहे हैं यहां पे हम। इस वाले में ये वाला प्लेन लिया था, इसमें ये वाला प्लेन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अगर ये एक वाला प्लेन के अंदर हुआ, दो वाला प्लेन के बाहर हुआ, तो एक वाला अंदर दो वाला बाहर, तो ऐसा प्लेन तो बन नहीं सकता। इसमें ऐसा ही प्लेन बनेगा। ठीक है, चलिए इससे पहले वाला, इस वाले में, इस वाले को तू ऐसा इमेजिन कर, देख ये जो तेरा लिंकेज है ना, ये बोर्ड के बाहर ऐसा है, ये वाला, और ये वाला जो है बोर्ड के अंदर ऐसा है, और प्लेन हम यहां से काट रहे हैं, ऐसा आएगा। ये इस टाइप से जुड़ा रहेगा, यहां पे एक ऐसा एक ऐसा, यहां पर ऐसा, इधर एक और इधर एक, तो ऐसा प्लेन ले रहे हैं जिसमें क्या हो गया कि ये वाला बीच में से कटेगा, यहां का सीएल यहां का बीआर प्लेन में आ गया, और इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो एक कार्बन का लिंकेज इधर, ऐसे ही एक कार्बन का लिंकेज इधर है। ऐसा सीएल उधर, बीआर इधर, और एक ऐसी रिंग यहां पे। समझ गए क्या? चलिए, तो ये हमारे पास में, अब जितना आप इसके अंदर छेड़छाड़ करोगे, पीओएस नहीं है। अगर ये लगा दिया मैंने यहां पे सीएल, अब देयर इज नो पीओएस, ये मैंने पीओएस हटा दिया। अब क्या होगा? ये भी कायरल, ये भी कायरल, और ये भी कायरल। इन दोनों को लेकर के क्या करूंगा? n1 मान लूंगा, इसको लेकर के एक हो गया, तो n इक्वल टू 2, 2 की पावर 2, 4 आ गया आंसर। तो आई थिंक बाइसाइक्लो को डील करना अब हमको आ गया है, हमें अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बायफिनाइल का। बायफिनाइल का जो एग्जांपल है, उसके बारे में भी हम लोग वैसे तो पहले बातें कर चुके हैं, सिर्फ उसको अप्लाई करना है यहां पर हमको। तो क्या करना है, देखें जरा। चलिए, मुझे आप लोग बताइए, इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है और कायरल एटम है तो मीजो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि इट इज हैविंग इनएक्टिव, इट इज इनएक्टिव ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। इस एग्जांपल में जल्दी से मुझे बताइए कि ए और एम और टोटल की वैल्यू क्या होगी? ए इक्वल टू, एम इक्वल टू, एंड टोटल कितना होगा?
आंसर्स तो आ रहे हैं आप लोगों के। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी। कितनी बार मैं बोल चुका हूं बेटा, हमें नहीं पता है, हम टीचर हैं यार, रिकॉर्डिंग देने वाला डिपार्टमेंट अलग है। इसकी वजह तू मेरे से सवाल पे बात कर बेटा, क्वेश्चन कर प्लीज। गुड। डोंट राइट 2 की पावर 7, सॉल्व इट यार, मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, इतना कोई बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। ओके चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर देखो तो कहीं से कहीं तक सिमेट्री नहीं मिलेगी। फिर एन, अब सबसे बड़ी बात यहां पर एन कैलकुलेट करना ही है, तो एन आपने कितना निकाला, एन कितना निकाला, 7 6 2 4 3, ऑलमोस्ट सभी वैरायटी आपके पास में एन में आ गई है। ओके सुन लीजिए, दिस इज कायरल एटम, दिस वन इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। और एक बात बताओ, ऐसा एलिन, ऐसा एलिन जिसमें इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड हो, इस एटम पे दोनों ग्रुप अलग हैं, एच और मिथाइल, इस एटम पे दोनों अलग है, एच और ये पूरा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ऐसा हमने लिखा है। एलिन पढ़ते समय हमने ये बातें की है। अब अगर ये शो कर रहा है तो एक सेंटर ये भी हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। और फिर याद करो, क्या हमने ऐसा नहीं लिखा था कि ट्राई सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल की जो रिंग होती है, बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, बोथ बेंजीन रिंग्स आर परपेंडिकुलर, ऐसा हमने लिखा है। तो बोथ बेंजीन रिंग अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। बाइफिनाइल के अक्रॉस हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की है स्टार्टिंग में, तो क्या हो गया ये, दिस इज एन स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब बताओ एन की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 और एक ये 4। और अगर एन की वैल्यू 4 है तो ए मस्ट बी 2 to the power 4 एंड एम 0 टोटल। ट्राई एंड टेट्रा सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल जो होते हैं, उनमें दोनों रिंग एक दूसरे के ऐसे होती है, और अगर ऐसी है तो फिर यहां पे सिमेट्री की बात कहां से आएगी भाई, सिमेट्री तो है ही नहीं। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और देखता हूं कि आप लोगों को अभी जो बातें मैंने बताई है वो बातें कितनी आपको समझ में आई है। अब बताइए इस एग्जांपल में एन की वैल्यू क्या है, पहले एन बताइएगा, उसके बाद में फिर आंसर पे आएंगे हम। एन इक्वल टू, इतना बोल सकता हूं कि परसेंटेज लोगों का सही आंसर की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी गलतियां
बहुत हो रही है, क्योंकि जो आंसर्स मेरे सामने आ रहे हैं उनको अगर मैं देखूं तो मिस्टेक्स भी काफी हो रही है, हालांकि कुछ लोग अब थोड़ा सा सही सोचने लगे हैं। यस, देखिए इधर, दिस इज ए कायरल एटम, दिस इज ए कायरल एटम, दिस इज ए ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। इस बार दिस इज ए टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, लेकिन पता है आपको टेट्रा सब्सटीट्यूट होने के बाद भी पीओएस आ जाएगा। हमने ट्राई और टेट्रा सब्सटीट्यूटेड में कंडीशन रखी थी कि कहीं पर भी दो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर दो ग्रुप आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इसके अक्रॉस पीओएस आ जाएगा। इस बार मैं यहां पे लिख जरूर रहा हूं आपको, दिस इज नॉट स्टीरियोजेनिक यूनिट ड्यू टू पीओएस। ये दोनों सेम है। समझ में आ गई क्या मेरी बात आपको? तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, और अगर n की वैल्यू 3 होगी तो मेरा जो आंसर होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल तो दिख ही रहा है, दिस इज 2 टू दी पावर 3, 8, m तो 0 ही आना है और आंसर मेरा 8 आना है। तो ये होता है जब हम बाय फिनाइल वाले क्वेश्चंस लेते हैं, तो हमको बाय फिनाइल वाली जो रिंग होती है, जो बाय फिनाइल वाली जो रिंग्स होती है, आ रही बात समझ में, उन पे हमको हमेशा देखना है कि भैया कब ये रिंग परपेंडिकुलर होगी और कब इनमें पीओएस नहीं होगा। परपेंडिकुलर और नो पीओएस, तो नो पीओएस के लिए देयर मस्ट बी डिफरेंट। तुम बोलोगे सर यहां तो एक ही है, एक नहीं है, हाइड्रोजन है, यहां लिखा नहीं है, तो डिफरेंट है, डिफरेंट है, सीधी बात, पीओएस मिसिंग है, तो वो एक सेंटर मानेंगे। यहां पे ClCl आइडेंटिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, सेंटर नहीं मानेंगे, इसलिए इस बार ये काउंट नहीं होगा। बचे हुए 3 काउंट होंगे, उसके हिसाब से आंसर आ गया। ओके, चलिए, तो ये हमने बात कर ली इस पूरे पोर्शन को लेकर के। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल प्यूरिटी। बच्चों मान लीजिए मैं आपके सामने 2 ब्रोमोब्यूटेन लेता हूं, 2 ब्रोमोब्यूटेन। इस 2 ब्रोमोब्यूटेन पे आपको पता है कि यहां एक कायरल एटम है, तो दिस 2 ब्रोमोब्यूटेन विल एग्जिस्ट एज D फॉर्म एंड L फॉर्म। हर कायरल एटम के अक्रॉस 2 आइसोमर होते हैं, एक D और एक L में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इससे पहले वाले का IUPAC नेम नहीं बताऊंगा बेटा, अभी IUPAC नहीं पढ़ा सकता, तो अलग से मेरे से बात करना, मैं तेरे से पूछ करके तेरे को बताऊंगा कि इसका IUPAC कैसे देते हैं, क्या होता है ना। जो रिलेटेड बातें वो करो, अब अपन IUPAC चैप्टर नहीं पढ़ सकते यहां पे, ठीक है ना। चलिए, मैं समझता हूं क्या होता, हमको एक क्वेश्चन डालना होता है, उसके लिए फिर टीचर का आधा लेक्चर चले जाए, एक चल जाए, तो तू बात करना मेरे से, तेरे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, टॉक टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। डी फॉर्म और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखिए, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में, चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको नाम देता हूं ए, इसको देता हूं बी, है ना, डी फॉर्म एल और एल फॉर्म बी हो गया, डी फॉर्म ए हो गया। इफ आई एम हैविंग 50% ए एंड 50% बी इन दिस कंटेनर, तो यहां जो मिक्सचर है मेरे पास,
उस मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, जो हम पोलरीमीटर में डाल करके इसको जज करेंगे, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मतलब लाइट बिफोर एंड आफ्टर, अगर इसमें से अपन लाइट को पास कर रहे हैं, तो ये अगर मान लीजिए उसका प्लेन है, तो पास होने के बाद जो लाइट का प्लेन होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल रोटेशन इज 0 डिग्री। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे कि देखो यहां पर जो है ऑप्टिकल रोटेशन नेट कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को कैंसिल किया। तो मैंने यहां पर क्या लिख दूंगा कि इट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। इट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। अब हमने क्या करा, दूसरा केस लिया। मान लीजिए यहां पर जो मेरे पास मिक्सचर है, इसमें 70% ए है एंड 30% बी है। अब इस बार क्या बोलते हो, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है यहां पर, क्योंकि ये भी रेसिमिक है, लेकिन इस रेसिमिक और इस रेसिमिक में एक छोटा सा अंतर है बच्चों। ये कंप्लीट रेसिमाइज्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली रेसिमाइज्ड। पार्शियली रेसिमिक क्यों? क्योंकि ये 100% रेसिमिक नहीं है। देखो 70% और 30%, तो आप देखोगे कि 30% का जो रोटेशन है वो 30% से कैंसिल हो गया। भाई एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं इसको अपन। यहां पे 50-50 100% कंपनसेट हो गया, लेकिन यहां क्या होगा, 70% का 30% तो कंपनसेट हो जाएगा, बचा हुआ जो एक्स्ट्रा 40% होगा। अब ए वाला क्या बोला मैंने, डी। डी मतलब इट विल बी क्लॉकवाइज। तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारा जो रोटेशन होगा वो रोटेशन कुछ ऐसा आएगा, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइट जब यहां से पास होके जाएगी तो हमको ऐसा दिखेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में दिखेगा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में तीसरा कंटेनर है, मिक्सचर ले रहा हूं वापिस से मैं। इस मिक्सचर में मैंने बोला यहां पर ये 20% ए है और 80% बी है। अब इसके लिए क्या बोलेंगे हम, तो सीधी सी बात है कि यहां पर हमारे पास में 20% को 20% कंपनसेट कर देगा और 80% जो है वो 80% रोटेशन कॉज करेगा एंड दैट विल बी दी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर हो क्या रहा है, नो रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये रोटेशन आने के पीछे रीजन होता है एक इनेंशियोमर का दूसरे से ज्यादा होना। तो मैं यहां पर एक छोटा सा टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ऑप्टिकल प्यूरिटी का दूसरा नाम है इनेंशियोमेरिक एक्सेस। इनेंशियोमेरिक एक्सेस मतलब द परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमर आर नॉट सेम, दोनों का परसेंटेज सेम नहीं होना। तो जो ज्यादा है वो रोटेशन कॉज करेगा। अब सुनना मेरी बात, यहां जो रोटेशन हुआ है सेकेंड एग्जांपल में, वो 70 के कारण हुआ है या 40 के कारण हुआ है? जो रोटेशन है वो 70 के कारण हुआ कि 40 के कारण हुआ है? एक बच्चा जो है, एक क्या मतलब 4-5 बच्चों ने लिखा यहां पे 70 के कारण हुआ है। जी नहीं, इधर समझो फिर से, यहां रोटेशन क्यों नहीं हुआ? 50 ने 50 को कैंसिल कर दिया, तो जो कैंसिल होता है उसका रोटेशन तो 0 आता है ना। यहां बी है 30%, ए है 70%, तो 30 ने 30 को तो कैंसिल किया है, बचा हुआ 40, बचा हुआ 40 वो होता है, बचा हुआ जो 40 है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो रोटेशन कॉज कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो डेफिनेशन लिखे जल्दी से, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज द एक्सेस परसेंटेज ऑफ वन ऑफ द इनेंशियोमर इन द मिक्सचर। जल्दी से, एक्सेस परसेंटेज ऑफ वन ऑफ द इनेंशियोमर इन द मिक्सचर। उसमें जो एक्सेस परसेंटेज होते हैं
उसको हम लोग ऑप्टिकल प्यूरिटी बोलते हैं। अरे इनेंशियोमेरिक एक्सेस वर्ड बहुत क्लियर है ना, इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना एक्सेस में है, तो इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी होगी, मैं बोलूंगा इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी है 40%। मीनिंग के हिसाब से तो बातें बहुत सिंपल है। इसमें ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी है, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज 20, तो 20 को कैंसिल कर रहा है, 60%, 60% इज द ऑप्टिकल प्यूरिटी। इट इज द excess percentage of one of the enantiomer in the mixture। ठीक है भाई, सिंपल बात है यार। ऑप्टिकल प्यूरिटी मतलब जो प्योर वाला है वही रोटेशन कॉज कर रहा है, तो 20-20 तो कैंसिल हो गया, अब 60 अभी भी प्योर बचा है, क्योंकि उसको कंपेंसेट करने वाला कोई नहीं है ना, प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी, वो ऑप्टिकल रोटेशन कॉज करेगा। यस अब इसके बाद में इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच देख लेते हैं। बात तो इतनी है, मतलब एक्चुअल में मीनिंग की बात करें ना, खत्म हो गया ऑप्टिकल प्यूरिटी। मैथमेटिकली क्वेश्चन करते समय हमको जब न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे तो कैसे करना है, उसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। मैं यहां से इसको हटाना स्टार्ट करता हूं, ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा। हेडिंग आपने डाल ली होगी, 2 ब्रोमोब्यूटेन का एग्जांपल लिया, विल एग्जिस्ट डी एंड एल फॉर्म, इतना आप लोगों ने नोट कर रखा है। बाकी भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना, क्योंकि मैं उसके बाद उसको भी रिमूव करूंगा ऐसे। सोचिए किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मिक्सचर में X% एंड Y% कंपोजिशन है भाई, जो भी यहां मैंने ए बी लिया है, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है, X माइनस वाई अपॉन में X प्लस वाई इंटू 100। देखिए मैंने मॉड इसलिए लगाया कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इसके लफड़े में मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे तो देखना दोनों का डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन मुझे मोल्स के टर्म्स में दे दें, तो N1 माइनस N2 अपॉन में N1 प्लस N2 का मॉड मल्टीप्लाई बाय 100। भाई जैसे मेरे को परसेंटेज दे दिया, अब हो सकता है मेरे को क्वेश्चन करते समय वो क्या दे दे, मेरे को दे दे कि मेरे पास में जो है दो कंपोनेंट है ए और बी, मतलब एक कंपाउंड के दो आइसोमर है और उसका एक के मोल इतने दूसरे के मोल इतने, तो मोल में भी बात कर सकता हूं। अब जब मैं बातें मोल में करने जाऊंगा तो इसमें हमें थोड़ा सा और एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या, इसको मैं लिख सकता हूं N1 अपान में N1 प्लस N2 माइनस N2 अपान में N1 प्लस N2 इंटू 100। कुछ नहीं करा मैंने, डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो x1 माइनस x2 इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इंटू 100। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी परसेंटेज में, मोल्स में, मोल फ्रैक्शन में। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए मुझे मोल की जगह मास भी दे दिया जाए, क्योंकि मैं इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इन टर्म्स ऑफ मास m1 माइनस m2 अपान में m1 प्लस m2 इंटू 100। मतलब मुझे कहीं पर भी उलझना नहीं है, जो भी दिया है, परसेंटेज दिया, मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल्स दिया है, मास दिया है, हमको तो कुछ नहीं करना है यार, उसका सीधा सीधा जो है रिलेशन है, इस रिलेशन से हमको इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई मेरे से ये पूछे कि यार मेरे पास में एक मिक्सचर है और उसके अंदर इफ x1 और x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन है एंड θ1 और θ2 ये इनका खुद का स्पेसिफिक रोटेशन है, θ1 एंड θ2 आर स्पेसिफिक रोटेशन। ये ध्यान रखना, दोनों हम एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म के लिए बात करते हैं ना, एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि θ1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस θ2? सोचो किसी भी कंपाउंड में अगर
आर फॉर्म का रोटेशन +20 है, तो एस का अपने आप -20 हो जाएगा। आर का रोटेशन +25 है, तो एस का अपने आप -25 हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा आर का प्लस ही होगा, अगर आर का -50 है तो एस का जो है वो +50 हो जाएगा। ये पता है कि दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो मैंने क्या करा, ये θ1 है, अगर मैंने लिया तो या दूसरा वाले का ऑब्वियस है -θ2 के बराबर होगा। वो एक वैल्यू प्लस में आएगी, दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इस मिक्सचर में मेरे से पूछा जाए, अच्छा बताइए व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा ऑब्जर्व्ड। कहां से निकलेगा वो, इसका जो मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई बाय उसका खुद का स्पेसिफिक रोटेशन, प्लस इसका जो मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई बाय उसका खुद का स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है बच्चों, ये चीज मैं बोल सकता हूं यहां पर। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरे पास में θ1 या θ2 को मैं इस प्रकार से रिप्लेस कर सकता हूं, तो x1 θ1 माइनस x2 θ1 माइनस, मैंने θ1 को कॉमन ले लिया, तो x1 माइनस x2 दैट इज थीटा ऑब्जर्व्ड। अब यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, थीटा ऑब्जर्व्ड अपॉन में θ1। अब θ1 जो होता है ना, ये 1 और 2, ये प्योर फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन है। जो प्योर फॉर्म होगा 100% प्योर, उसका स्पेसिफिक रोटेशन है ये। तो अब बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x1 माइनस x2, और जैसा कि तुम जानते हो अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में एक नया फार्मूला आ गया है। क्या आ गया नया फार्मूला, देखो जरा इधर, इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं ऑप्टिकल प्यूरिटी, ये ऑप्टिकल प्यूरिटी है। तो यहां पर एक नया रिलेशन क्या निकलेगा कि ऑप्टिकल प्यूरिटी, ओपी लिख रहा हूं उसको मैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ये किसके लिए था, मिक्सचर के लिए, ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय θ1 या θ2 जो भी है प्योर के लिए है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर। तो आप लोग एक रिलेशन ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, इतने बड़े कैलकुलेशन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप इतना भी याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 100 यहां पे कर लेंगे। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल प्यूरिटी का अगर रोटेशन दिया है उससे रिलेशन, अगर परसेंटेज दिया है उससे, मोल्स दिया है उससे, मोल फ्रैक्शन दिया है, मास दिया है, या अगर स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू दे दी है उससे। तो जल्दी से अब आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसके बाद में क्वेश्चन की बात करूंगा। क्या नोट कर लिया आप लोगों ने, कर रहे हैं? गुड, हाँ मैं वेट करता हूं थोड़ा सा, कर लीजिए, इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। सब लोग पहले लेफ्ट साइड का लिख लें, तो मैं क्या यहां पे क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दूंगा, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड का पहले कंप्लीट कर लें।
हाँ बेटा, जो ज्यादा है डिनोमिनेटर में, जो भी ज्यादा है उसकी बात होगी, वो अभी अपन क्वेश्चन में देखते हैं ना। मतलब आप इसमें ये मत सोचिएगा कि सर ये तो बहुत कुछ भी नहीं है, किसका कितना परसेंटेज ज्यादा है, खत्म, बस इससे तो कुछ भी नहीं है। ये तो कैलकुलेशन सिर्फ कि ये कैसे आया, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, पर कैसे आया उसको सॉल्व करके देख लिया अपन ने। चलिए, क्वेश्चन है डी टार्ट्रिक एसिड हैज स्पेसिफिक एंगल ऑफ, आप लोग लिखते भी जाइए, मैं बोल भी रहा हूं ना, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ +140 डिग्री, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंगल of rotation of for given composition, है ना। तो मैं कंपोजिशन ले रहा हूं 50% डी टार्ट्रिक एसिड प्लस 50% एल टार्ट्रिक एसिड। दूसरा कंपोजिशन है 70% डी टार्ट्रिक एसिड एंड 30% एल टार्ट्रिक एसिड। तीसरा है 40% डी टार्ट्रिक एसिड प्लस 60% एल टार्ट्रिक एसिड। आप लोगों ने बाकी नोट कर लिया होगा, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। चलिए, इसका मुझे आंसर निकाल के तीनों का एबीसी के ऑर्डर में दीजिएगा आप। M1 M2 बोलूंगा तो मास है बेटा, N1 N2 बोलूंगा तो मोल से, X1 X2 बोलूंगा तो मोल फ्रैक्शन है, और XY लिख रहा हूं तो वो परसेंटेज है। तो आई थिंक सभी चीजें आपको मिल गई है, जो जो नोटेशन हमने यूज किए हैं। एबीसी का आंसर मुझे उसी ऑर्डर में चाहिए, ए का आंसर कॉमा लगा के, बी का आंसर कॉमा लगा के, सी का आंसर। गुड बेटा, मैं डिवाइड में नहीं करूंगा, तेरे को ही करना है, एग्जाम तू देगा, मैं नहीं दूंगा। एल और डी कैसे, किसके नोटेशन है? एल और डी तो यार बेटा अपन ने बात की तो है, डेक्स्ट्रोलिवो, स्मॉल एल और स्मॉल डी तो डेक्स्ट्रोलिवो होता है ना। चलिए, इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए। अब पहले वाले का तो हर किसी को पता है 50-50, तो दिस सोल्यूशन इज कंप्लीटली रेसिमाइज्ड, ये कंप्लीट रेसिमाइज्ड है, तो इसका आंसर तो 0 आएगा, पहले वाले का तो 0, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब दूसरे वाले में आते हैं तो एक का परसेंटेज 70, एक का 30। अब परसेंटेज वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू कितनी आ रही है यहाँ पे ऑप्टिकल प्यूरिटी, 70 माइनस 30, मतलब सीधी सी बात है 40%, और मैं बोल सकता हूं 0.4। ये तो ऑप्टिकल प्यूरिटी की बात हो गई। हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब देखिए ये जो रिलेशन है, देखो अगर आप परसेंटेज में लिखते हैं तो फिर ये 0.4 मत लिखना, है ना, कि उधर 100 लिखा है अपन ने। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, क्योंकि डेसिमल की भी गलतियां हो रही है ना। आंसर जो दिखे है ना मेरे को, उसमें डेसिमल में भी मिस्टेक की आपने। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी 40% कैसे आया, ये आपको सबको समझ में आ चुका है, क्योंकि 70 माइनस 30 अपॉन में 100 इंटू 100, तो कैंसिल होकर के 40 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी की जगह आपने लिखा 40%। ऑब्जर्व स्पेसिफिक ये आपको निकालना है, मान लो एक्स है स्पेसिफिक एंगल। अब देखिए यहां पर सुनना, ज्यादा कौन है, डी फॉर्म, लिख देता हूं मैं 40% डी फॉर्म। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पे जो वैल्यू आपको दी है ये वैल्यू डी की दी हुई है। प्लस वैल्यू अगर देते हैं तो डी की होती है, और माइनस देते हैं तो एल की होती है। तो अगर डी की वैल्यू प्लस 140 है तो माइनस की एल की माइनस 140 हो जाएगी। इतना सा रिलेशन है। आपको निकालना है एक्स, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्योर एनहांसर। प्योर मालूम कौन सा, जो है, तो है कौन यहाँ पे, डी है। तो डी की जगह लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 140 प्लस वाला इंटू 100। तो मुझे लगता है कि अब कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो तो काफी इजी जा रहा है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू कितना आया, प्लस, ये प्लस लिखना है, कितना हो जाएगा ये 56। तो सेकेंड वैल्यू आएगी प्लस 56 डिग्री, 0 डिग्री प्लस 56 डिग्री। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला जो पार्ट है ये अपना बी वाला पार्ट हो गया, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं अपने को। सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाले पार्ट में ऑप्टिकल प्यूरिटी, मुझे लगता है इसमें तो किसी को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। 60 माइनस 40 अपॉन में, है ना, 100 इंटू 100 तो 20, तो 20% ऑप्टिकल प्यूरिटी आ गई। अब यहां पर रखेंगे अपन 20, निकालना अपने को x, लेकिन इस बार ज्यादा कौन है, एल फॉर्म। तो एल फॉर्म ज्यादा है, तो जो वैल्यू प्लस 140 है, यहां हमको क्या रखना पड़ेगा, यहां हमको रखना पड़ेगा माइनस 140। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो आंसर्स होंगे चार, उसमें प्लस माइनस की वैल्यू का भी डिफरेंस होगा। अब इंटू 100, तो मेरे हिसाब से जहां तक कैलकुलेशन की बात है, तो कैलकुलेशन तो फिर बहुत इजी है। तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 28 डिग्री। सो माइनस 28 डिग्री इज द, इज इट ओके। इसलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों के डेसिमल की भी मिस्टेक हुई है, कुछ लोगों ने जो है जीरो ज्यादा लगा दिए हैं। तो ये सब गलतियां, क्योंकि एग्जाम वाला तो क्या करता है बच्चों, आपको ये सब चीजें दे देगा, वो आपको ये सब लिख के दे देगा, ताकि आप डेसिमल की गलती करें, आप जीरो ज्यादा लगा दे, कम लगा दे, सब करेगा वो तो आपसे। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं यहां पे आपसे बात करने वाला हूं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से अपन एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से अपन। यस, a racemic mixture of 2-butanol has specific angle of rotation minus 10 degree. If the specific rotation of its प्योर आइसोमर, आइसोमर की बजाय मैं इनएंशियोमर लिखूं, ज्यादा बेटर है, प्योर इनएंशियोमर इज प्लस 25 डिग्री,
then calculate percentage of D and L form in the mixture. बनाइए, इसको सॉल्व करिए। डी और एल का परसेंटेज चाहिए, तो डी का जो भी परसेंटेज है पहले लिखना, एल का जो भी परसेंटेज है बाद में लिखना। तो आपका आंसर दो वैल्यू से होगा, परसेंटेज ऑफ डी एंड परसेंटेज ऑफ एल। थर्टी एंड 70, 60 एंड 40, 45 एंड 55, ये मैं आप लोगों के आंसर्स पढ़ रहा हूं ना। 92.8, 50-50, अभी 50-50 वाले को मैं टारगेट कर सकता हूं। देखिए, जिन्होंने 50-50 बोला, थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाने की कोशिश करना चाहिए। यहां पे मिक्सचर में रोटेशन बोल रहा हूं -10, अभी पढ़ाया था मैंने 50-50 का मतलब 0 होता है। तो अगर -10 मैंने वैल्यू दी है तो 50-50 तो हो ही नहीं सकता है। एक ने लिखा 50 + x और 50 - x, x की वैल्यू सर आप निकाल लेना। हाँ बेटा मैं तो निकाल लूंगा, है ना, लेकिन मतलब उसने ऐसा नहीं लिखा, नहीं आप निकाल लेना, उसने लिख दिया 50 + x 50 - x। x क्या है देख लो यार, जो भी होगा। भाई एग्जाम तेरे को देना रे, मेरे को नहीं देना है। चल देख लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर केस में कौन ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, डी फॉर्म या एल फॉर्म? इस मिक्सचर में ज्यादा परसेंटेज में कौन है, एल फॉर्म। बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट मेरा एक्सेस परसेंटेज ऑफ एल वो है यहां पे। क्यों? क्योंकि मिक्सचर का रोटेशन दिया हुआ है -10। अब हमारे पास बहुत सिंपल रिलेशन है, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की वैल्यू दी हुई है -10। अब बच्चों क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने एल एक्सेस की वैल्यू ली है, तो डिनोमिनेटर में भी एल की वैल्यू ही लिखी जाएगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब अपने को प्योर का तो हिसाब किताब बहुत क्लियर है, एक की वैल्यू दी, दूसरे में प्लस माइनस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां मुझे क्या बोला है कि +25 प्योर इनएंशियोमर, मतलब डी वाला +25 है, एल वाला -25 है। तो -25 × 100, ये कैंसिल हो गया। यहां से आप जो बताइए ऑप्टिकल प्यूरिटी की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 40%। ये तो ऑप्टिकल प्यूरिटी आई है। आपको पता ऑप्टिकल प्यूरिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल प्यूरिटी का बेसिक मतलब यह था कि 40% ऑफ एल फॉर्म इज इन एक्सेस, ये एक्सेस में है। तो बाकी 60 का क्या हुआ? बाकी 60 का क्या हुआ? दैट इज 60% इज रेसिमिक। 60% रेसिमिक है। 60% अगर रेसिमिक है, इसका मतलब क्या हुआ? 30% डी है और 30% एल है।
ये तो रेसिमिक में है, लेकिन एल मेरे पास में 40% एक्स्ट्रा भी तो है, तो इसको मैं क्या करूंगा, प्लस 40% के साथ में ऐड करके कितना आ जाएगा, 70%। तो डी मेरा हो गया 30 और एल हो गया 70। तो जिन्होंने 30 और 70 कैलकुलेट किया था बिल्कुल सही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वाली बातें मेरी बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब हम इसके बाद में अगली क्लास में फिर बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला था आपको, जैसे ऑप्टिकल प्यूरिटी, अब कल मैं फिर एक दो टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको अब क्लियर करना है। हमारा ऑलमोस्ट जो है 95% चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, चलिए, तो अब आप सुन लीजिए, एक्सरसाइज 1 पे काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1 में कुछ एक दो चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है, वो हम आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय। हाँ, एक और बात बोलना है मेरे को, सुन लो बच्चों, हम लोगों ने प्लान किया है कि जो बच्चे 11th में जीओसी को थोड़ा ठीक से नहीं समझ पाए हैं, जिन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है जीओसी को समझने में, या जिनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूज तो होंगे नेक्स्ट चैप्टर की जब हम बात करेंगे, तो संडे के दिन हम लोगों ने प्लान किया है, इस संडे और अगले संडे, कि हम एक्स्ट्रा लेक्चर आपका अरेंज करें, उनमें हम बेसिक जीओसी ही पढ़ाएंगे। तो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ लिया है उनके लिए वहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस कैसे देखते हैं, रेजोनेंस कैसे अप्लाई करते हैं, इंडक्टिव प्लस माइनस में कैसे डिफरेंशिएट होगा, एरोमेटिसिटी जनरली कैसे देखी जाती है, क्योंकि ये बातें हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं अभी। तो इन 2 संडे में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो जिनने 11th में इसको ढंग से नहीं पढ़ा है उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि वो क्लास अटेंड करें, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, टाइमिंग के साथ में आपका जूम आईडी आ जाएगा। जिनको लगता है कि नहीं सर मेरा तो ठीक ठाक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने ढंग से पढ़ा है, मेरे पास नोट से मैं उनको रिवाइज कर सकता हूं, उनके लिए कोई स्पेशल वहां पे कुछ भी नहीं है। वी विल नॉट गोइंग टू कवर एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शनल केसेस देयर, जनरल इंफॉर्मेशन, कि अगर मैं एक बच्चे से बोलता हूं कि बेटा देखिए रेजोनेंस है, तो उसको पता चलना चाहिए अच्छा ठीक है इसको ऐसे देखना था, क्योंकि कल को यहाँ पे बच्चा लिखेगा कि सर कैसे देखते बताओ, तो वो यहाँ पे फिर मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए उसके लिए मैं आप लोगों की क्लासेस संडे के दिन अरेंज कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं ये। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।